सन 1999 में झारखंड के जमशेदपुर शहर की टेल्को कॉलोनी में शुभेंदु भौमिक नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहा करता था। खास तौर से ये कॉलोनी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए ही बनाई गई थी और जो भी एम्प्लॉय अपने घर से दूर रहकर इस इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते थे वो लोग इसी टेल्को कॉलोनी में रहते थे, जिसकी वजह से भौमिक परिवार भी इसी कॉलोनी में रहा करता था। इस परिवार में टोटल 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया शुभेंदु भौमिक टेल्को कंपनी में ही तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी लकी घर संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे। उनका 14 साल का बेटा कल्याण स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और उनकी बड़ी बेटी चैताली भी शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। उन बच्चों की नानी अनीता भी उनके साथ ही रहती थी, यानी उनका एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन उस दिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। दरअसल 29 जनवरी साल 1999 को शुभेंदु भौमिक सुबह को नाश्ता करके अपनी ड्यूटी के लिए टेल्को कंपनी चले गए। दोपहर में खाना खाने के बाद छोटा बेटा कल्याण भी बाहर खेलने के लिए चला गया। अब घर में मात्र 3 लोग ही बचे थे, चैताली, उसकी माँ लकी और नानी अनीता। क्योंकि पहले उसकी माँ और नानी खाली समय में घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों से थोड़ी बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन उस दिन के बाद उस घर से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। उस घर में अब सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद पड़ोसियों को चैताली घर के बाहर दिखाई दी। पड़ोसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ और नानी कहाँ हैं और घर के बाकी लोग भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर चैताली ने उन्हें बताया कि घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। इतना कहने के बाद चैताली वापस घर के अंदर चली गई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो चैताली दिखाई दी, लेकिन फिर अचानक चैताली भी गायब हो गई। पड़ोसियों ने 29 जनवरी को आखिरी बार इस परिवार को देखा था। इसके बाद किसी को भी भौमिक परिवार का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दिया। रिश्तेदार, पड़ोसी और दूसरे लोग भी इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर ये पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। उधर टेल्को कंपनी के लोग भी शुभेंदु को तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो 6 महीनों से काम पर नहीं आए थे। कंपनी के लोग जब भी टेल्को इलाके में उनके घर जाते तो वहां पर उन्हें हमेशा ताला लगा हुआ मिलता था, यानी उन्हें भी शुभेंदु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और फिर थक हार कर टेल्को कंपनी के लोगों ने भी शुभेंदु को ढूंढना बंद कर दिया। इधर शुभेंदु के पड़ोसियों को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतने दिनों से इस घर का कोई भी मेंबर दिखाई क्यों नहीं दिया। लेकिन चैताली ने गायब होने से पहले उन्हें बताया था कि घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इस वारदात को 6 महीने बीत गए। इधर चैताली के मामा, जो कि एक डॉक्टर थे, उनकी भी पिछले 6 महीनों से अपनी बहन और माँ से बात नहीं हुई थी। जब भी वो शुभेंदु के घर लैंडलाइन पर फोन करते थे तो पूरी घंटी बजने के बाद फोन कट जाता था, लेकिन घर का कोई भी व्यक्ति फोन नहीं उठाता था। और जब उनसे रहा नहीं गया तो एक दिन वो अपने जीजा शुभेंदु के ऑफिस में फोन लगाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि उनके जीजा तो पिछले कई महीनों से ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर अब चैताली के मामा को भी चिंता होने लगी थी। वो डॉक्टर होने के कारण बहुत बिजी रहते थे, लेकिन फिर जून के महीने में एक दिन समय निकालकर चैताली के मामा अपनी बहन के घर टेल्को कॉलोनी में आते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। इसके बाद वो आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए। पड़ोसियों ने बताया कि जनवरी महीने के बाद से इस घर का कोई भी सदस्य यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने चैताली को एक बार देखा था और उससे पूछा भी था कि उनके परिवार वाले कहाँ गए हैं। इस पर उसने कहा था कि सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। उस समय केवल चैताली ही घर में अकेली रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो भी घर पर ताला लगाकर कहीं चली गई। मामा जी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि पिछले 7 या 8 महीनों में उनके किसी भी रिश्तेदार के घर शादी नहीं हुई थी और ना ही उन्हें कोई इनविटेशन मिला था। अपने जीजा और बहन के इस तरह गायब हो जाने के कारण चैताली के मामा परेशान हालत में इधर उधर टहल रहे थे। वो टहलते टहलते उस घर के पिछले वाले हिस्से में पहुंच गए, जहां पर शौचालय का सेप्टिक टैंक बना हुआ था। उस सेप्टिक टैंक को 2 या 3 ढक्कनों से बंद किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सफाई कराई जा सके। लेकिन जब मामा की नजर उनमें से एक ढक्कन पर पड़ी तो वो चौंक गए, क्योंकि वो ढक्कन पूरी तरह से सीमेंट से सील किया गया था, लेकिन बाकी के ढक्कन सेप्टिक टैंक के ऊपर रखे हुए थे। हालांकि मामा जी पहले भी इस घर पर आते रहते थे, लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने इस ढक्कन को ऐसे नहीं देखा था।
इसलिए चैताली के मामा को उस सेप्टिक टैंक पर किए प्लास्टर को देखकर कुछ शक होने लगा था। इसके बाद वो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर पुलिस भी ये सुनकर हैरान रह गई कि अचानक ये पूरा का पूरा परिवार कहां गायब हो गया। खैर, इस वारदात के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले भौमिक परिवार के घर पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर जाती है। उस समय चैताली के मामा भी वहीं पर मौजूद थे। पुलिस ने पहली बार जब घर को देखा तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस की टीम घर की बैक साइड में पहुंची तो वहां पर एक जगह उन्हें सीमेंट प्लास्टर दिखाई दिया जो ज्यादा पुराना नहीं था। अब पुलिस और चैताली के मामा को ये बात परेशान कर रही थी कि ये मकान करीब 6 महीने से बंद पड़ा था, लेकिन सेप्टिक टैंक पर किया गया सीमेंट ज्यादा पुराना नहीं था। इस बात को लेकर पुलिस के मन में कई तरह का शक पैदा होने लगा था और इसी शक की बिना पर उस सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ा गया। और जैसे ही पुलिस वालों ने ढक्कन को हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस टैंक के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया। इसके बाद इंसानी जिस्म के उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम, डीएनए और दूसरी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के यूं गायब हो जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक चैताली दिखाई दी थी, लेकिन बाद में वो भी अचानक कहीं गायब हो गई थी। और यही वजह थी कि पुलिस को चैताली पर भी शक हो रहा था। पुलिस का यह शक तब और भी पुख्ता हो गया था जब सेप्टिक टैंक से मिले इंसानी अंगों के टुकड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार सेप्टिक टैंक में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े 4 अलग अलग लोगों के थे। वो लोग सोचते हैं कि घर में तो 5 लोग रहते थे, लेकिन सेप्टिक टैंक से मिलने वाले टुकड़े केवल 4 लोगों के ही थे। और इसका मतलब था कि इस घर का एक मेंबर अभी भी जिंदा था और वो चैताली ही हो सकती थी, क्योंकि पड़ोसियों को आखिरी बार वही दिखी थी। बाकी के 4 लोग तो पहले ही घर से गायब हो चुके थे। इसके बाद पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को कत्ल की रिपोर्ट में बदल देती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। फॉरेंसिक टीम शुभेंदु भौमिक के घर की हर एक चीज की अच्छी तरह से जांच करती है। फिंगरप्रिंट भी उठाए जाते हैं, लेकिन जांच का हर एक एंगल केवल चैताली पर ही आकर खत्म होता था। इसके बाद उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है। पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि चैताली का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और उस लड़के का नाम था रिजवान। ये खबर सुनने के बाद अब पुलिस को रिजवान नाम के उस लड़के पर भी शक होने लगा था। रिजवान के बारे में छानबीन करने पर पता चला कि वो स्टेट लेवल का क्रिकेटर था। वो रणजी ट्रॉफी भी खेल चुका था। उस समय लोग उसे खेलते हुए देखकर कहते थे कि एक दिन वो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। चैताली की दोस्ती उसी रिजवान के साथ हो गई थी। हालांकि उनके घर वाले इस रिश्ते का विरोध करते थे। इन सब बातों से पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि इस कत्ल में रिजवान का हाथ जरूर है। इसके बाद पुलिस तुरंत चैताली और रिजवान की तलाश में जुट गई। लेकिन कमाल की बात यह थी कि पुलिस उन दोनों को अरेस्ट ही नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल जिस चैताली और उसके पार्टनर को पुलिस तलाश कर रही थी, वो दोनों खुद ही पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। चैताली ने पुलिस को बताया कि घर के 4 सदस्यों का कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी, यानी उसी ने ही अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल किया था। इसके बाद पुलिस कोर्ट से परमिशन लेती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान इस जघन्य अपराध की एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। दरअसल चैताली बचपन से ही खुली सोच रखने वाली लड़की थी। उसके मन में जो भी आता था वो वही करती थी। हालांकि माँ बाप उसे मना भी करते थे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती थी। चैताली जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कन्वेंशन स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। चैताली के स्कूल के पास ही एक क्रिकेट स्टेडियम भी था। उस स्टेडियम में कई नेशनल और इंटरनेशनल मैच भी खेले गए हैं। वहां पर क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करने के लिए भी आते थे। ज्यादातर स्टेट लेवल के क्रिकेटर ही वहां पर आते थे। चैताली को भी क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए आती थी। साल 1998 में एक स्टेट लेवल का क्रिकेटर रिजवान खान भी उसी स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करता था। वो अच्छा खिलाड़ी था। इधर चैताली भी स्टेडियम में आती रहती थी और रिजवान भी यहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए आता था।
चैताली उसको प्रैक्टिस करते हुए देखती रहती थी और उसी दौरान चैताली को रिजवान से प्यार हो गया। इसके बाद चैताली ने रिजवान से बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर आगे चलकर रिजवान को भी चैताली से प्यार हो गया। वो दोनों प्यार में इतने आगे निकल चुके थे कि बात शादी तक आ गई थी, लेकिन चैताली की उम्र उस समय शादी के लायक नहीं थी और रिजवान का करियर भी अभी शुरू ही हुआ था। चैताली के घर वालों को रिजवान और उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इधर समय के साथ उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि चैताली प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद उन दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि ये बात भी चैताली और रिजवान के घर वालों को पता नहीं चली थी और ना ही उन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया था, लेकिन चैताली जानती थी कि प्रेगनेंसी वाली बात को वो अपने घर वालों से ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकती है। इसलिए एक दिन चैताली ने मौका पाकर अपनी मां को सारी बात बता दी। ये बात सुनने के बाद उनके घर में बवाल मच गया। चैताली के माता पिता उसको बहुत डांटते हैं और उसे समझाते हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर उस लड़के को अपने घर का दामाद नहीं बनाएंगे। साथ ही उन्होंने चैताली को धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इन बातों से चैताली का दिमाग खराब हो गया। उसे अब अपने ही घर के लोग दुश्मन नजर आने लगे थे। हालांकि माँ बाप उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैताली ने उन सारी बातों को उल्टा ले लिया था। इसके बाद जब घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो चैताली ने मौका पाकर रिजवान से फोन पर बात की और उसको अपने ही परिवार को मारने के लिए तैयार कर लिया। रिजवान भी चैताली की बातों में आ गया और वो भी इस जघन्य अपराध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। और फिर 29 जनवरी का दिन आया। उन दिनों सर्दियों का मौसम था। दोपहर करीब 1:30 बजे का समय था। शुभेंदु भौमिक अपने काम पर यानी कंपनी गए हुए थे। उनका बेटा कल्याण भी घर से बाहर था। घर में केवल शुभेंदु की पत्नी लकी, बेटी चैताली और उनकी बुजुर्ग सास अनिता मौजूद थी। हर रोज की तरह उस दिन भी दोपहर में खाने के बाद बुजुर्ग नानी ऊपर की मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर चैताली की मां लकी भी घर के काम में बिजी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चैताली कुछ बेचैन हो, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन जब उसकी मां घर के काम में बिजी थी, उसी दौरान चैताली चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। वो लगातार रास्ते पर नजरें जमाए बैठी थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद उसका इंतजार खत्म हुआ और एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रिजवान ही था। पहले तो उन दोनों ने वहां खड़े होकर दबी आवाज में कुछ बातें की। इसके बाद चैताली ने उसे पकड़कर अपने घर के अंदर खींच लिया और फिर जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। इधर चैताली की मां को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी, जबकि उसकी नानी तो पहले ही ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। इसके बाद चैताली रिजवान को अपने साथ लेकर फर्स्ट फ्लोर पर बने उस कमरे में पहुंची जहां उसकी नानी सो रही थी। उन दोनों को ऊपर जाते समय भी किसी ने नहीं देखा था। अब चैताली और रिजवान नानी के कमरे में आ चुके थे। नानी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक वो दोनों नानी पर टूट पड़े। पहले तो उन दोनों ने नानी का मुंह और नाक दबा दिया, जिससे वो तड़पने लगी। उसकी आवाज भी ना निकल सकी और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। इसके बाद उस लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। इसके लिए चैताली और रिजवान ने मिलकर एक तेज धार हथियार से नानी की लाश के कई टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को बेड की चादर में बांधकर एक कोने में रख दिया। फिर उन्होंने कमरे में फैले हुए खून को साफ किया। इसके बाद वो दोनों थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब वो दोनों उस कमरे का रुख करते हैं जहां चैताली की मां लकी मौजूद थी। पहले चैताली कमरे के अंदर जाती है, उसके पीछे पीछे रिजवान भी अंदर चला जाता है। चैताली की मां भी उस समय आराम कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या संभल पाती, चैताली और रिजवान ने उनका गला दबाकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने उसकी लाश के साथ भी वही किया जो उन्होंने नानी की लाश के साथ किया था, यानी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन दोनों ने उस लाश के टुकड़ों को बांधकर एक तरफ रखा और फिर वहां से भी खून के निशान मिटा दिए। चैताली बड़ी ही बेरहमी से पहले अपनी नानी और अब अपनी मां को भी मौत के घाट उतार चुकी थी। अब तक भौमिक परिवार के घर में 2 कत्ल हो चुके थे, लेकिन चैताली और रिजवान अभी भी कुछ करने की तैयारी में थे।
अब वो दोनों वापस नानी के कमरे में आ चुके थे, यानी वो दोनों फिर से फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में आ गए थे। ऐसा लगता था जैसे रिजवान वहां से जाना ही नहीं चाहता था। चैताली भी उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उसका बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे उनके घर में कुछ हुआ ही नहीं है। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और फिर चैताली का भाई कल्याण घर में एंटर होता है। वो अपनी नानी से मिलने के लिए सीधा ऊपरी मंजिल पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वहां पर मौजूद चैताली और रिजवान ने कल्याण को गले से पकड़कर नीचे गिरा लिया और फिर पहले की तरह ही उन दोनों ने गला दबाकर उसका भी कत्ल कर दिया। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने फिर से वही तरीका अपनाया जैसा वो लोग पहले भी कर चुके थे, यानी वो दोनों कल्याण की लाश को भी टुकड़ों में काटते हैं, फिर उन टुकड़ों को भी कपड़े में बांधकर रख देते हैं और वहां से खून को साफ कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे भौमिक परिवार के उस घर में एक के बाद एक कत्ल होते जा रहे थे, यानी उस घर में अब तक 3 लोगों का खून हो चुका था। उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर 3 लाशें पड़ी थीं, लेकिन उस घर में अभी एक कत्ल और होना बाकी था। चैताली और रिजवान अब उसी का इंतजार कर रहे थे और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चैताली का पिता था। हाँ, वो वही बाप था जिसने अपनी बेटी को बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, लेकिन आज उसी बेटी ने पूरा परिवार खत्म कर दिया था। दिन ढल चुका था, रात होने को आई तो शुभेंदु भौमिक भी कंपनी से काम निपटाकर अपने घर लौट आए। जब वो घर आए तो उस समय दरवाजा बंद तो था लेकिन लॉक नहीं था। घर में आहट होने से चैताली को पता चल गया था कि उसके पिता घर पर आ चुके हैं, क्योंकि वो दोनों तो शुभेंदु के आने का ही इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि शुभेंदु फर्स्ट फ्लोर पर जाते, चैताली अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और तभी पीछे से रिजवान भी आ गया। उसने शुभेंदु भौमिक को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। इसमें चैताली भी उसका बराबर साथ दे रही थी। चैताली पर तो जैसे खून सवार था। उन दोनों ने पहले की तरह ही गला दबाकर शुभेंदु का भी कत्ल कर दिया और फिर तेज धार हथियार से वार करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भौमिक परिवार के 5 लोगों में से 4 का कत्ल हो चुका था। उनके घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। इसके बाद उन चारों लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की बारी थी। चैताली और उसके साथी ने मिलकर प्लान बनाया कि इन सभी लाशों को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं। इसके बाद उन दोनों ने ऐसा ही किया। चारों लाशों के टुकड़ों को उन दोनों ने सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और फिर अगले दिन चैताली का पार्टनर रिजवान सीमेंट और रेत लेकर आया। उन्होंने उसका घोल तैयार किया और फिर उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को पूरी तरह से सीमेंट से सील कर दिया। एक के बाद एक 4 कत्ल करने, फिर खून और सबूत मिटाने की इस जद्दोजहद में चैताली और रिजवान को करीब 30 घंटे का समय लग गया था। कत्ल करने, सफाई करने और लाश के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाने के बाद रिजवान वापस लौट गया था, लेकिन चैताली अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल करने के बाद भी उसी घर में मौजूद रही। दरअसल ये भी उनके प्लान का एक हिस्सा था, ताकि अगर कोई उसके परिवार को ढूंढते हुए वहां पर आए तो चैताली उनके दिमाग में ये बात डाल सके कि उनके परिवार के लोग तो कहीं शादी में गए हुए हैं। लेकिन फिर जून के महीने में जब उसके मामा जी घर पर आते हैं तो तब इस वारदात का खुलासा होता है। पुलिस के मुताबिक छानबीन और तहकीकात में साफ हो गया था कि इस सामूहिक कत्ल की साजिश खुद चैताली ने ही रची थी। इसके बाद चैताली और रिजवान को जेल भेज दिया गया, लेकिन यह मामला जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चलता रहा और फिर 1.5 साल बाद यानी 13 मार्च 2001 को सेशन कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद चैताली और रिजवान ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और 31 जनवरी 2003 को झारखंड हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। इसके बाद उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन दोनों को हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। फिर हजारीबाग जेल में ही चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा और फिर 2 अक्टूबर साल 2018 आ गया और यही वो दिन था जब चैताली और रिजवान दोनों जेल से रिहा हो गए थे। अब तो उन दोनों का बेटा भी काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन इस खौफनाक वारदात को 25 साल बीत जाने के बाद भी लोग भूले नहीं हैं।
क्योंकि इस घटना की सबसे दुखद बात यह थी कि चैताली ने खुद ही अपने परिवार का खात्मा किया था और मरने वालों में उसके माता पिता, छोटा भाई और बुजुर्ग नानी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।